हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का हम लोग एक सीरीज चला रहे थे। उस सीरीज में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमने सोशोलॉजी का कर लिया, साइकोलॉजी कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी कर लिया और सोशल साइकोलॉजी भी कर लिया। और इसके बाद देखा जाए हम यहाँ पे आज पॉलिटिकल साइंस जो दिया है यानी कि राजनीतिक विज्ञान, उसके क्वेश्चन करेंगे। आप देखा जाए यहाँ पे प्योर हमें राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ना है, ये जो पॉलिटी आप पढ़ते हैं वही आपको सिलेबस है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था क्या थी। मतलब उस समय का जो था जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। तो देखा जाए उस समय यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जो 42 का हम लोग अमेंडमेंट यहाँ पे ऐड करके कुछ वर्ड जोड़ दिया गया। तो उस समय आप सोवर्जिन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए ये 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो लागू हुआ उसमें सोवर्जिन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। बाद में उसमें आप ऐड कर दिए सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। कब ऐड हुआ? ये 42 अमेंडमेंट में हुआ, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक ये रिपब्लिक तो था, 2 वर्ड यहाँ पे जोड़ दिए गए। ठीक है, तो अब ये पूरा कंप्लीट हो गया जो 4th ऑप्शन यहाँ पे है। लेकिन अगर देखा जाए उस समय का पूछा जा रहा है तो आप ऑप्शन लगाएंगे यानी कि सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उस समय। ठीक, जैसे पहले देखा जाए आपको आर्टिकल भी कितना 395 था, अब आर्टिकल आपका ज़्यादा हो गया 22, उसमें पार्ट थे 8 अनुसूचियाँ थी। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। मतलब कौन सा पार्ट भारत को सेकुलर स्टेट घोषित करता है। तो देखा जाए सेकुलर स्टेट घोषित करने के लिए प्रीएम्बल में आपको सेकुलर वर्ड मिलेगा। ठीक है, और ये देखा जाए 1979 में जो अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट, उसी में यहाँ पे ऐड किया गया था सेकुलर। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसी में सेकुलर वर्ड धर्मनिरपेक्ष वर्ड यहाँ पे ऐड है। वैसे तो आप अनुच्छेद 25 भी धर्म की स्वतंत्रता बताता है, और अनुच्छेद 26 आपको जो धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार देता है, और 27 आपको पर्टिकुलर रिलीजियस हो जो टैक्स लगता है उसकी बात करता है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। 28 में देखा जाए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि धार्मिक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रावधान है 28 में। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन है तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 79 यहाँ पे लिखा 1976। तो इसमें क्या था कि सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, सेकुलर। ठीक है, अब सेकुलर वर्ड कब ऐड किया गया? 42 अमेंडमेंट में। और प्रीएम्बल ये एक तरह से बता रहा है कि सेकुलर स्टेट। ठीक है, और अगर धर्म स्वतंत्रता की आर्टिकल पूछा जाता है तो आप 25 से लेकर 28 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको 42वां संविधान संशोधन की जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान रखना है। उसमें आप सेकुलर की बात कहा गया, अब ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द जो वर्ड का प्रयोग भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया में कहाँ किया गया। तो ये भी देखा जाए प्रीएम्बल से ही है, क्योंकि प्रीएम्बल में ही वी द पीपुल ऑफ इंडिया पहला वर्ड ही एक तरह से लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा और प्रीएम्बल हो जाएगा। ठीक, और इस प्रीएम्बल में जो भी वर्ड है आपको वो
ध्यान रखना है, जैसे सोवर्जिन मीन्स क्या होगा, सोशलिस्ट मीन्स क्या होगा, सेकुलर मीन्स क्या होगा, डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होगा, रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, और उसमें जस्टिस आपको दिया है, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, और लिबर्टी की, इक्वलिटी का और फर्टर्निटी, ये सब बात कहा गया, तो आप उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और अगर पूछा जाए कि 42 जो 1976 का 42वां अमेंडमेंट है, ठीक है, ये इसमें कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए प्रीएम्बल में, तो आप उसे याद रख सकते हैं। एक तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया, सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक पार्ट है किसका, मतलब कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये किस मतलब केस में, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट में, और वो 1973 का अमेंडमेंट केस है, ठीक है। उसी में देखा जाए बेरीवेरी यूनियन का केस है, उसमें प्रारंभिक में न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये 1960 में आया। बाद में केशवानंद भारती में इसे बदल दिया गया कि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए आपको ध्यान रखना है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहाँ लिखा है, प्रीएम्बल में, और केशवानंद भारती केस 1973 में उसका मतलब क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर भी वर्ड वहीं पे आया। और 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे डिटेल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब आपको पता है फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 3 में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट क्या है, तो फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिफिएबल होता है, यानी कि वाद योग्य होता है, ये पहला आंसर हो गया। वहीं डीपीएसपी क्या होगा, और नॉन जस्टिफिएबल होगा। तो मौलिक अधिकार जो कोर्ट में अगर हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जो आर्टिकल है 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल है 32 के तहत। आर्टिकल 32 को आपको पता है कि ये रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वर्ड में हृदय ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और ये जस्टिसेबल होता है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ, एक तरह से यहाँ पे जुडिशियल रेमेडी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये इन्फोर्सेबल होता है। और फंडामेंटल राइट में देखा इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कहा गया, आर्बिट्रेशन एक्शन की बात, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन डिग्निटी, ये सब रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पे विशेष महत्व रखते हैं। तो इसमें फंडामेंटल राइट में आपको कुछ राइट के आर्टिकल के लिमिटेशन भी याद रखना। पहले तो यहाँ पे पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट सबसे इम्पॉर्टेंट, और आर्टिकल 12 से लेके 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल आर्टिकल हैं। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी जो होता है, ठीक है, ये आपका 14 आर्टिकल से लेके 18 आर्टिकल के बीच में है। और राइट टू फ्रीडम है, तो इसमें 19 से लेके 22 तक है। अब वहीं पे देखा जाए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 23 और 24 हो जाता है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, तो उसमें 25 से 28 तक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात कहा गया, ये आर्टिकल 29 से लेकर 30 आर्टिकल तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अभी हमने बात किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही जस्टिसेबल बनाता है, तो ये 32 के अंदर आता है, ठीक है। पहले देखा जाए 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, वो आपका 300A में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए है कि भारत में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कुछ यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, उस पर आपको सोचना है। सबसे पहला, ए राज्य स्टेट के विरुद्ध एक गारंटी यानी है। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि एक गारंटी देता है आपको। दूसरा, यहाँ पे ये संविधान के भाग पार्ट 3 में सूचीबद्ध है। अभी हमने बात किया कि ये पार्ट 3 में है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यह सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक तथा राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सुनिश्चित करते हैं। ये भी बात सही है। यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट की बात कहा गया है। ठीक, तो तीसरा भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के अधिकारों के बिल ऑफ राइट की भांति नहीं है। ये देखा, नहीं यहाँ पे है, ये बिल ऑफ राइट के ही भांति हैं, वहीं से लिया गया है फंडामेंटल राइट, तो यूएस का बिल ऑफ राइट से ही है। तो ये आंसर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए क्या है कि भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत नागरिक सिटीजन को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट प्रदान किया गया है। जैसे सिटीजन को यहाँ पे बोला कौन से मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल, तो अभी हमने बात किया 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक ही यहाँ पे बात कहा गया है। और अलग अलग आपको फंडामेंटल राइट के सारे आपको याद रखना है कि कौन कौन कहाँ पे है। अब देखा जाए अगर हम फंडामेंटल की और बात करें, यहाँ पे कुछ मतलब याद रखने वाली बात, तो ये 12 से लेके 35 तक है आर्टिकल में, और इसमें बहुत सारी बात किया जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ह्यूमन राइट, ये सब बात किया गया। और 32 में क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात किया गया। अगर अधिकारों का वायलेशन होता है तो हम इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय में आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। और पार्ट 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसे। ठीक है, और देखा जाए 12 में आर्टिकल कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट दिया गया। और आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 में ये बोला गया कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी अगर कानून बनता है तो वो वाइड माना जाएगा, यानी कि शून्य होगा। ये अब आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये सब के बात यहाँ पे कहा गया है। और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक फ्रीडम की बात कहा गया, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं पे भी मतलब इंडिया में प्रोफेशन चूज करना, लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की भी बात कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 23 और 24 ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कहा गया, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध है, चाइल्ड लेबर पे भी प्रतिबंध है, ये सब यहाँ पे आर्टिकल 23 और 24 में बात किया। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जिसमें धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। उसके बाद आर्टिकल 29 से 30 तक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात कहा गया, और 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बात यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट के आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और पहले देखा जाए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि पहले 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th जो 1978 में आया था, उसमें देखा जाए जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे हटा के 300
ए में रख दिया गया, यानी कि ये वैधानिक यानी कि एक कानूनी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले बात किया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आता है 1973 में। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहा गया और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट है। वहीं पे देखा जाए एक केस और इम्पॉर्टेंट है, मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 1978 में आया था और इस आर्टिकल से रिलेटेड है, यानी कि लिबरल इंटरप्रिटेशन, यानी कि 21 का लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया और उसमें लाइफ विद डिग्निटी की बात कहा गया और राइट टू लाइफ भी बात कहा गया। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 7 नंबर के क्वेश्चन में। अब 7 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के निम्न आर्टिकल में से किनके अंतर्गत अंडर रखा गया, राइट टू इक्वलिटी। ये भी हमने बात किया, राइट टू इक्वलिटी की बात क्या है, 14 है और 14 से लेके आपका 18 तक है। तो इसमें आपको 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो पहला तो नहीं होगा, ये तो ये मतलब एक तरह से गारंटी दे रहा है इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल के राइट के अलावा कोई भी अगर हम इसको वायलेट करने वाला कोई भी लॉ बनाते हैं तो वाइड होगा, शून्य होगा, ये बात कहता है। ठीक है, तो ये आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन में 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो राइट टू फ्रीडम 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, राइट टू फ्रीडम। अब ये 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? अभी राइट टू फ्रीडम हमने 19 से लेकर 22 तक बताया, तो यहाँ पे 19 to 22 तक है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब उसमें 19 में क्या है कि 19 अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और 19 अनुच्छेद में केवल भारतीय नागरिकों, सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए होगा, अगर पर्सन वर्ड लिखा होगा तो फॉरेन के लिए भी होगा और सिटीजन्स के लिए भी होगा, दोनों के लिए। तो इसमें 6 फ्रीडम की बात कहा गया है। ठीक है, 19 में हमें 6 फ्रीडम की बात कहा। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है पहला, दूसरा फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेसमेंट मतलब शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने का अधिकार है। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी कि एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का है 19 में। वहीं पे देखा जाए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी लिखा हुआ है 4th पार्ट में, और उसके बाद फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, मतलब कहीं पे आप जा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं किसी स्टेट में। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस से भी यहाँ पे फ्रीडम मिलता है। 6 फ्रीडम आपको 19 ही बात करता है। उसके बाद देखा जाए 20 आता है। 20 आर्टिकल में अपराध ऑफेंस की बात कहा गया, प्रोटेक्शन जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो इसमें आता है और डबल जियोपर्डी आता है और सेल्फ इनक्रिमिनेशन भी आता है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे दिया हुआ 20 में। अब 21 में आते हैं। 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है और 21 में बहुत सारी लिबर्टी की बात कहा गया है, जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हो गया, क्लीन इन्वायरमेंट हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, लीगल एड हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया और राइट टू एजुकेशन हो गया, जो आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। ठीक है, और इसके बाद स्पीडी ट्रायल भी यहाँ पे है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग 21A की बात करें। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21A में ऐड किया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 2002 में ऐड किया गया और ये 86वां अमेंडमेंट था। इसमें क्या है कि 6 से लेके 14 ईयर तक चाइल्ड को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात करें तो अरेस्ट एंड डिटेनेशन से रिलेटेड है। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और लायर रखने का और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे
पेश करने का भी यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, प्रिवेंशन डिटेनेशन की बात का एक सब आपको इसमें 19 से लेके 22 तक मिलता है जो फ्रीडम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 9th नंबर के क्वेश्चन पे। अब 9th नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय गणराज्य जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल व्यक्ति पर्सन के प्राण लाइफ यानी कि लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लाइबिलिटी और संरक्षण प्रोटेक्शन से संबंधित है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि 21 आर्टिकल होता है इसके तहत। तो 21 आर्टिकल में आपको ये सारा मिलता है, यानी कि 21 आर्टिकल क्या भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें आपको व्यक्ति को क्या मिलता है, पर्सन की जीवन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे पर्सन की बात कहा गया तो ये आपको सिटीजन के भी लिए अप्लीकेबल होगा, बाहर वाले सिटीजन के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो इसमें देखो पर्सनल लिबर्टी है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का भी बात कहा गया है। ठीक है, और भी 21 में है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों चाइल्ड को शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया और ये फंडामेंटल राइट है और ये 21A में दिया है। ठीक है, ऐड किया गया था 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये 2002 में। अभी हमने ऊपर डिटेल में बात किया तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए 11 नंबर में क्या है कि भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल बच्चों चाइल्ड के शोषण एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सारे लगभग आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कौन सा आर्टिकल है तो 24 आर्टिकल आता है इसमें, इसके अंदर 24th आर्टिकल आता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए 24th आर्टिकल में ये भी पार्ट 3 का ही पार्ट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और माइंस और जो हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर एक तरह से इसमें आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के प्रावधान प्रोविजन के अंतर्गत निम्नलिखित है मतलब कि इसमें से क्या है। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 12 नंबर के क्वेश्चन में इसमें पहला देखते हैं, लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट धर्म रिलीजन का प्रचार करने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही है, ये धर्म रिलीजन का प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल जैसे 25 हो जाता है इसके लिए। ठीक है, आर्टिकल 25 हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं जो सिखों के कृपाण धारण वियर करने एवं रखने का अधिकार दिया गया है, ये भी सही है। सिखों की ये भी आपका आर्टिकल 25 के ही अंदर आता है, जिसमें सिखों को कृपाण और मतलब कि ये रखने का अधिकार सिखों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राज्य स्टेट को समाज सुधारक जो सोशल रिफॉर्म विधि बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी मतलब कि राज्य स्टेट को सोशल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है। उसका प्रभाव किसी प्रथा यानी कि रिलीजियस पर पड़े इससे कोई, तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट बाकी है, धार्मिक निकाय जो बॉडी है कि लोगों पीपल का धर्म परिवर्तन कन्वर्जन करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आंसर मिलेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि आर्टिकल जैसे 25 फ्रीडम ऑफ मतलब कि कॉन्सेस तथा प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट
रिलीजियस की बात कहा गया। 26 में धार्मिक संस्थानों रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का प्रबंधन का अधिकार दिया गया। 25 में किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा हुआ है। और आर्टिकल 25 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट की बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 13 नंबर के, और 13 नंबर में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी को अपनी पसंद शिक्षा संस्थानों यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना, स्टेब्लिश्ड एवं एडमिनिस्ट्रेशन करने के अधिकार, राइट का संरक्षण प्रदान करना, ये सब दिया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल आप देखा जाए, ये आर्टिकल आपको डायरेक्ट भी याद रखना होगा, और ये आर्टिकल आपको आता है 30 आर्टिकल में आता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 30 भी पार्ट 3 का ही पार्ट है, जिसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का प्रावधान किया गया। और इसी आर्टिकल में आपको धार्मिक आर्टिकल जो 31 है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको सभी धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये आपको 31 में दिया है फर्स्ट में। ठीक है, आर्टिकल वहीं पे देखा जाए 31 ए में भी दिया है। ए में क्या लिखा हुआ, यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उचित मुआवजा देना आवश्यक होगा। ये भी अगर 31 1-2 मतलब 30 का 2 सब पार्ट 2 है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि राज्य स्टेट सहायता देने में केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि संस्था किसी धार्मिक या भाषी अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आते हैं क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन। अब 14 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए आपको मिलता है कि लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय, हार्ट एंड सोल कहा। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही कहा, और आर्टिकल 32 को ही उन्होंने कहा था। ठीक, और अब 2 आर्टिकल यहाँ पे आते हैं, आर्टिकल 32 और 226। ये हायर कोर्ट के लिए है, मतलब कि हाई कोर्ट के लिए है, या सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक, और उसमें देखा जाए अगर थोड़ा बात करें कि आर्टिकल 32 में कुछ हमें 5 टाइप के रिट दिए हुए हैं, उसमें हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे कि हैबस कार्पस क्या है। हैबस कार्पस मतलब कि एक तरह से हैबे बॉडी बोला जाता है उसे, कोई बिना कारण उसे कोई मतलब पुलिस वाला अरेस्ट करके रखा हुआ, उसके लिए। मैंडामस हो गया, ये पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है। और प्रोहिबिटेशन ये लॉ ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, जुडिस्टिकेशन से रिलेटेड है। और वहीं सेरेटोरी दिया उत्प्रेक्षण, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न न्यायालयों को आदेश या मतलब निरस्तार के लिए दिया गया। वहीं अधिकार जो परीक्षा होता है यानी क्यू वारंटो, ये पब्लिक ऑफिसर के लिए होता है कि क्यों किस तरह से आप मतलब इस पोस्ट पे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 क्वेश्चन नंबर आते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर में अब आपको भारत में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की वर्तमान स्थिति क्या है। अभी हमने बात किया कि पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि 300A में रखा गया है। ठीक है, या लीगल राइट कह सकते हैं, इसे बना दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मतलब क्वेश्चन करना है, तो यह विधि
विधिक अधिकार राइट, लीगल राइट है जो केवल नागरिक सिटीजन को प्राप्त है। ये बोल रहा है केवल नागरिक या सिटीजन को प्राप्त है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक, तो पहला यहाँ पे सही हो गया। ठीक, तो केवल सिटीजन का इसमें देखा जाए, दूसरा देखते हैं, यह विधिक अधिकार लीगल राइट है जो किसी भी व्यक्ति एनी पर्सन को प्राप्त है। यहाँ पे देखा जाए 300A को थोड़ा सा देखते हैं। 300A में किसी व्यक्ति नो पर्सन को किसी संपत्ति प्रॉपर्टी से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी नियम के बिना नहीं वंचित किया जा सकता। तो यहाँ पे सिटीजन नहीं होगा, आपका बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखा है नो पर्सन लिखा है। नो पर्सन जब पर्सन हो जाएगा तो आपको दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में चेंज किया गया था। और इसे देखा जाए पहले ये पार्ट था 19 फर्स्ट के से हटाया गया और फिर 31 को क्या समाप्त कर दिया, और 31 में क्या राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसे हटा के अब 300A में रखा गया है। ठीक है, और 300A में क्या है, लीगल राइट हो जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए कि भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में DPSP कहाँ से हमें इंस्पायर है। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पे रखा गया। ये देखा जाए आयरलैंड से, तो आयरलैंड यहाँ पे हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि DPSP आगे क्वेश्चन नंबर तो 36 से लेके 51 तक DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए दिया गया है। और ये पार्ट देखा जाए, पार्ट आपका 4th पार्ट हो जाएगा। और मेनली देखा जाए ये आयरलैंड से लिया गया था और नॉन जस्टिसेबल होगा, बेसिकली वेलफेयर स्टेट के लिए बनाया गया, तो यहाँ पे आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसेबल होगा, मतलब कि जस्टिसेबल तो फंडामेंटल राइट है और नॉन जस्टिसेबल यहाँ पे क्या होगा, DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेके 51 तक है, ये यही है। कुछ यहाँ पे थोड़े से आर्टिकल के बारे में हम बता देते हैं कि 38 जो है ये सामाजिक व्यवस्था एवं लोक कल्याण की बात करता है, वहीं 39 सामान्य न्याय एवं आर्थिक नीति की बात करता है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के लिए है, 40वां ग्राम पंचायत के लिए। 41 क्या है, काम शिक्षा और सहायता के लिए है, वर्क एजुकेशन और हेल्प के लिए है। 42 मानवीय कार्य दशाएँ एवं मातृत्व सहायता के लिए है। वहीं 43 क्या है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन के लिए है, समान वेतन के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि समान नागरिक संहिता का है। और 45 क्या है, प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा का है। और 46 क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उत्थान का है। और 47 क्या है, पोषण तत्व एवं लोक स्वास्थ्य का है। वहीं पे देखा जाए 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। और 48A में पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया है। और वहीं पे देखा जाए न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक भी किया गया है 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है 51 में। तो पार्ट जो है 3rd क्या है, ये जस्टिसेबल होता है, ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। वहीं देखा जाए पार्ट 4th क्या है, आर्टिकल 36 से लेके 51 है और ये नॉन जस्टिसेबल होगा। ठीक है, यही क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है ये इंडिविजुअल राइट है। और वहीं देखा जाए अगर पार्ट 4 में देखा जाए ये सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है।
ठीक है, DPSP। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का। 18 नंबर के क्वेश्चन में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें देखा जाए पहले दिया हुआ कि ग्राम पंचायत का गठन। अब ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ, कैसे, इसे हमें यहाँ पे मैच करना है आर्टिकल से। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो ग्राम पंचायत जो आर्टिकल है DPSP में 40 आर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14 आर्टिकल, ये 5th वाला। ठीक है, कि वहाँ पे देखा जाए कि अनुच्छेद जो 40 बताता है कि राज्य के निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत का गठन करे तथा उन्हें स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई के रूप में विकसित करें। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आप देखा जाए ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और 1992 में। ठीक, और इसके तहत क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ। और ये देखा जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, ये पार्ट आपके 9th में है। ठीक है, और शेड्यूल मतलब 11th में है। और आर्टिकल देखा जाए ये 243 से लेके 243O तक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th। तो ये यहाँ पे 5th है, तो ये 5th देखा जाए 2 ऑप्शन में है, इसमें ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा जाए कि ये क्या है कि आर्टिकल 44 है, जिसमें ये निर्देश देता है कि पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करें। ठीक है, और इस सिविल लॉ में जैसे मतलब मैरिज लॉ हो गया, डाइवोर्स लॉ हो गया, इनहेरिटेंस लॉ हो गया, और जो एडाप्टेशन है, गोद लेना, ये मेंटेनेंस हो गया, ये सब बेसिकली आता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में आप जानते हैं कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया। ठीक, अब देखा जाए कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात अभी। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री देखा जाए ये 48 आर्टिकल में है। 48 आर्टिकल भी निर्देश देता है कि कृषि एवं पशुपालन के वैज्ञानिक विकास तथा गायों एवं दुधारू पशुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो ये आर्टिकल C 48 से रिलेटेड है। यहीं देखा जाए न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूशन का ये आर्टिकल आप आते हैं कि 50 में आएगा, आर्टिकल 50 में। ठीक है, उसमें देखा जाए आर्टिकल 50 में निर्देश दे रहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वहीं देखा जाए एक क्वेश्चन बहुत बार आया अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस के लिए, तो ये 51 आर्टिकल है। तो ये देखा जाए हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A लग जाएगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए इंटरनेशनल जो पीस है कि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना चाहिए और आर्बिट्रेशन द्वारा विवादों का समाधान करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो DPSP में एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, क्योंकि DPSP बेसिकली क्लासीफाई किया गया है 3 विचारों से। पहला एक सामाजिक सिद्धांत है जिसे हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बोलते हैं, और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 38 आता है, आर्टिकल 39 आएगा, आर्टिकल 39A आ जाएगा, 39A। वहीं पे देखा जाए आर्टिकल 41 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और वहीं 43A भी आ जाएगा और 47 आ जाएगा। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे है यानी कि सामाजिक सिद्धांत पे है। तो 38, 39, 39A और 41, 42 और 43A और 43 ये सब, और लास्ट देखा जाए 47। ठीक है,
तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे है। दूसरा यहाँ पे प्रिंसिपल आता है गांधीयन प्रिंसिपल आता है, और गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40 जो विलेज वाला है, दूसरा 43 है और 46 है और 47 है और 48। मतलब गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डीपीएस में जो आर्टिकल आता है डीपीएसपी में, तो वो क्या 40, 43, 46 और 47, 48 आता है। कुछ कॉमन भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 47 आ रहा है, यहाँ पे 47 आ रहा है, 43 भी आ रहा है, दोनों जगह। वहीं देखा जाए एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, यानी कि उदार वैदिक जो सिद्धांत होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आता है। तो उसमें क्या आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 48A है, आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 50 है और आर्टिकल 51 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल में क्वेश्चन हमें मैचिंग में आ जाता है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, और आर्टिकल 48 एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, और आर्टिकल 48 ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 क्या प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट से रिलेटेड है। वहीं देखा जाए आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करता है, और 51 इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 19 नंबर का, यहाँ पे दिया हुआ मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब किया गया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख कब किया गया, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने अभी बात किया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42। तो यहाँ पे पूछा जा रहा कब किया गया, तो आप यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस सी ऑप्शन से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं। जैसे ये देखा जाए बार बार आ रहा, तो 1976 में आया, और इसमें देखा जाए आपको बहुत सारी चीज़ें जोड़ा गया, लेकिन हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ड्यूटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटी ये पार्ट 4A ऐड किया गया, और आर्टिकल 51 है ये है। इसमें देखा जाए शुरुआत में क्या था, 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटी थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 आया 2002 में, तो 11th आपका वही बढ़ गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा आपका जो 6 से लेके 14 ईयर तक के बच्चों को मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन वाला बात यहाँ पे ड्यूटी में भी ऐड किया गया। ठीक है, तो आगे आते हैं। और एक मतलब कि उस समय गवर्नमेंट कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जो ये कमेटी बना था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये स्वर्ण सिंह थे, ये भी याद रखना है। उन्हीं के सिफारिश पे ये ऐड किया गया था पार्ट आपका 4A और 15A। तो आपको सभी फंडामेंटल ड्यूटी भी याद रखना होगा। कुछ हम यहाँ पे ब्रीफ में बता रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि हमें एग्जाम में आता है कि ये कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम यहाँ पे, पहला तो है फंडामेंटल ड्यूटी फर्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि आप संविधान का पालन करेंगे। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी 3 में आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल ड्यूटी जो मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी 4th आता है कि डिफेंड द नेशन, यानी कि देश की रक्षा करना। उसके बाद देखा जाए ड्यूटी में 5वां आता है कि आप भाईचारा बना के रखेंगे, यानी हारमोनी एंड ब्रदरहुड बना के रखेंगे। 6 जो ड्यूटी दिया गया है उसमें जो सांस्कृतिक विरासत हैं, यानी कि जो कंपोजिट कल्चर है उसको आप बना के रखेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। वहीं देखा जाए जो फंडामेंटल ड्यूटी है 7th है, उसमें इन्वायरमेंट की रक्षा करने के बाद कहा गया। वहीं देखा जाए फंडामेंटल ड्यूटी 8 की बात किया गया, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद एवं सुधार की भावना विकसित करना होता है। वहीं देखा जाए ड्यूटी जो है 9th जो है
पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना मतलब और हिंसा से दूर रहना, ऐसा बोला गया। वहीं देखा जाए फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका 10th है और उसमें दिया गया है कि आप सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वहीं देखा जाए 11th जो उस समय नहीं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं जोड़ा गया था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया और ये 6 से लेके 14 ईयर के बच्चों को शिक्षा दिलाना यह कर्तव्य मतलब 86 का ऐड किया गया। ठीक है, यहीं पे देखा जाए ये कहाँ से लिया गया है तो ये यूएसआर सोवियत संघ से लिया गया है इसका विचार, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 21 नंबर के। अब 21 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने हेतु न्यूनतम आयु मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज क्या है 25 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पार्लियामेंट में देखा जाए 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, आपको ये पता ही है। और जो संसद सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की न्यूनतम आयु जो यहाँ पे पूछा गया है ये तो क्या है लोकसभा के लिए 25 है। ठीक है, और ये अनुच्छेद देखा जाए 84 था जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये बोला जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आते हैं। अब वहीं पे देखा जाए अगर हम लोग और भी क्वालिफिकेशन देखा जाए तो और भी आप क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की योग्यता के लिए आर्टिकल 84 है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 ईयर होना चाहिए और राज्यसभा के लिए आयु क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, जो लोकसभा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 25 ईयर है, वहीं राज्यसभा के लिए 30 ईयर है। और आपको इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल भी याद रखना होगा, जैसे अभी क्वेश्चन भी आएगा। तो आर्टिकल 79 ये बोलता है कि आपको पार्लियामेंट होना चाहिए यानी कि संसद की रचना है। ठीक है, और 84 में ही आर्टिकल में क्या है कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर है, अभी जो हमने बात किया कि लोकसभा के लिए आपको क्या है 25 ईयर, राज्यसभा के लिए 30 ईयर है। वहीं देखा जाए आर्टिकल 102 क्या बोलता है, ये डिसक्वालिफिकेशन सांसद के डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। और आर्टिकल जो 81 है ये कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करता है और आर्टिकल जो 80 होता है ये कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात, पहले राज्यसभा की बात की फिर लोकसभा की बात। ठीक है, यहीं पे देखा जाए जो लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर का सदस्य का स्ट्रेंथ होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है 552। ठीक है, इसमें देखा जाए आपको 550 में जो वर्तमान में इस समय ये सीमा चल रहा है 550 ही चल रहा है, उसमें अगर ब्रेक करें 530 क्या है राज्य के और 20 क्या है केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, और इसका जो टेन्योर होगा टर्म होगा ये 5 ईयर का होता है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 250 मेंबर का रहता है मैक्सिमम, और इसमें देखा जाए 238 क्या होंगे इलेक्टेड होंगे और 12 क्या होंगे नॉमिनेटेड होंगे बाई प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसे परमानेंट हाउस भी बोलते हैं राज्यसभा को, और इसको देखा जाए 6 ईयर का बोला जाता है, इसका टेन्योर 6 ईयर होता है। हर 2 साल में 1/3 क्या होते हैं रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि और भी यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988 का, जिसमें आप एडल्ट सफरेज यानी कि चुनाव देने का जो एज है 21 से घटा के 18 ईयर कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है, ये 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हो गया। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको मिल रहा है और इस क्वेश्चन में है कि लोकसभा में राज्यों के बीच जो सीट एलोकेशन है का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह व्यवस्था किस वर्ष तक प्रभावी रहेगा? ठीक है, देखा जाए ये व्यवस्था इसी साल तक ही प्रभावित रहेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा।
और ये आर्टिकल देखा जाए 81 और 82 से रिलेटेड होता है। 82 और 81, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 23 वाले में। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग डिजॉल्व कर सकता है? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले आप यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह यानी कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा इसका 23 का, ये ध्यान रखना है। यहाँ प्रेसिडेंट एट इज ओन डिस्क्रिप्शन विवेक से नहीं करेगा और प्राइम मिनिस्टर अपने विवेक से नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब कि स्पीकर भी नहीं करेगा, लेकिन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह जो होगा, ठीक है, उसी के बेस पे यहाँ पे करेगा। तो नेक्स्ट आते हैं कि डिजोलेशन के थोड़ी सी बात करते हैं। जो लोकसभा भंग करने में प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। सरकार गवर्नमेंट के बहुमत जो माइनॉरिटी खो देने पर ऐसा होता है, मिड टर्म इलेक्शन की आवश्यकता होने पर, या कह सकते हैं कोलेशन ऑफ गवर्नमेंट के गिर जाने से भी होता है। जो गठबंधन सरकार होता है उसे गिर जाने पे भी ऐसा किया जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? लोकसभा के सभी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा की सभी समितियां जो कमेटी समाप्त हो जाएंगी और जो लंबित सामान्य विधेयक होता है यानी कि पेंडिंग ऑर्डिनरी बिल भी समाप्त हो जाएंगे। और जो राज्यसभा भंग नहीं होती क्योंकि वो क्या होता है? परमानेंट होता है, परमानेंट हाउस बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा राज्यसभा लोकसभा में भी डिफरेंट याद रखना। राज्यसभा में जो है कि टेन्योर क्या होता है 6 मतलब कि परमानेंट कह सकते हैं टर्म रहेगा और इसमें 5 ईयर रहेगा। और लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए लोकसभा में 25 ईयर है, राज्यसभा में 30 ईयर है। और जो लोकसभा में चुनाव डायरेक्ट होता है और राज्यसभा में चुनाव इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर का क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया लोकसभा का कोरम जो होता है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ये लोकसभा का कोरम की बात यहाँ पे किया गया। तो लोकसभा का जो कोरम होता है यहाँ पे हम एक ऑप्शन बना दे, छूट गया, 1/10 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोरम में मतलब कि जो हाउस में बैठे होंगे उसमें 1/10 रहेंगे तभी क्या चलेगा। और ये देखा जाए आर्टिकल आपका 100 सब पार्ट 3 से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए दोनों के लिए। और यदि किसी समय सदन में कोरम पूरा नहीं होगा तो स्पीकर चेयरमैन बैठक को क्या कर देगा? एडजर्न कर देगा यानी कि स्थगित कर देगा। और कार्रवाई क्या हो जाएगा? इस पे मतलब रोक लग जाएगा यानी कि सस्पेंडेड प्रोसीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? 100 सब पार्ट 3 से रिलेटेड है, कोरम से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको दिया है किसी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष रहा था। पहले किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग एक ऐसा लोकसभा था जिसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक चला था। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कौन से लोकसभा का। तो ये देखा जाए 5वां जो लोकसभा था, 5th लोकसभा, उसी का था। अब इसका कारण क्या था? ये देखा जाए 5वां लोकसभा 1971 से लेके 77 तक था। और इसमें इसी में आपका इमरजेंसी जैसे मतलब कि हालात लगे थे और 6 वर्ष तक चला था। और इसमें लोकसभा का मार्च देखा जाए 1971 में स्टार्ट हुआ था और आपके इसका समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 77 तक चला। ठीक है, जनवरी 77 तक चला, तो उस समय डिजॉल्व हुआ। और इसी के बीच में ऊपर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जो 42 था। और ये कई बार हमने 1976 है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपको ये 5वें लोकसभा 6 ईयर तक चला था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, और इस क्वेश्चन में देखा लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसकी स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव जो होता है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही करेंगे, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाए जो प्रोविज़न दिया है आर्टिकल आपका 93 से रिलेटेड है, आर्टिकल 93 से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ लोकसभा के मेजर फंक्शन भी आपको है कि सदन की कार्रवाई का संचालन करना और अनुशासन बनाए रखना, प्रश्नकाल एवं शून्यकाल का संचालित करना, और धन विधेयक का निर्णय भी यही, सर्टिफिकेशन भी यही देते हैं। ठीक है, और अगर मतलब कि वोटिंग में बराबरी हो जाता है तो यहाँ पे कास्टिंग वोट भी यानी कि निर्णायक मत भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, और विभिन्न सदस्यीय जो समितियाँ होती हैं उनका भी गठन करने का निर्देश दिया जाता है स्पीकर द्वारा। तो स्पीकर में जैसे आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव, और 94 में अध्यक्ष का पद रिक्त होना या त्याग एवं पद से हटाया जाना है। आर्टिकल 95 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करेगा उसका। ठीक है, आर्टिकल 110 में आप जानते हैं कि धन विधेयक से रिलेटेड है, और उसका स्पीकर का अंतिम निर्णय एक तरह से होता है। ठीक है, तो स्पीकर की कुछ विशेषताएं कि अध्यक्ष बनने के बाद मतलब निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल भूमिका निभाते हैं, और रूल ऑफ प्रोसीजर या व्याख्या यानी कि फाइनल इंटरप्रिटेशन करते हैं। डिजोल्यूशन होने पर भी अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहेंगे, नया मतलब अगर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर दोनों में राज्यसभा लोकसभा में ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताया कि लोकसभा में 552 होते हैं और राज्यसभा में 250 होता है। ठीक है, और इस समय जो वर्तमान में जो स्ट्रेंथ चल रहा है इसमें 543 चल रहा है, इसमें 245 चल रहा है। ये 5 साल के लिए होगा, ये परमानेंट होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ईयर 25 ईयर, इसमें 30 ईयर होना चाहिए। और इसमें स्पीकर आपका क्या होगा, प्रोसीडिंग ऑफिसर होगा, इसमें वाइस प्रेसिडेंट प्रोसीडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, तो इसमें आपका अगर ब्रेक किया जाए 250 वाले पार्ट में, तो इसमें बेसिकली वर्तमान में 245 ही है, लेकिन इसमें अगर 250 को 238 क्या हो गए इलेक्टेड होंगे, और 12 क्या होंगे नॉमिनेटेड होंगे। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 28 नंबर, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव किस आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किस आधार पर दिए जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व यानी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए इक्वल सभी को इक्वल ऐसा तो नहीं है। दूसरा, राज्य की जो जनसंख्या पॉपुलेशन के अनुपात में ही रहेगा, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यही ऑप्शन होगा। तो यानी कि अलग अलग जनसंख्या पे ही ये दिया गया है। जैसे मतलब लार्ज है तो उसके पास ज़्यादा सीटें हैं, और जहाँ कम पॉपुलेशन है उसके पास कम सीटें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें मतलब सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है कितने सीटें आती हैं, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का है, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं मेंबर का कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है। तो अभी हमने बात किया कि ये 6 ईयर का होता है। ठीक है, और इसमें जो ये परमानेंट होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता। तो आर्टिकल आपका 83 फर्स्ट में दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थाई परमानेंट हाउस है, इसे कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा,
और प्रत्येक 2 वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 2 वर्ष में एवरी 2 ईयर के बाद 1/3 यानी कि 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पे नए सदस्य इलेक्टेड किए जाते हैं। और ये इस व्यवस्था को एक तरह से कह सकते हैं हम लोग रोटेशनल सिस्टम भी कहा जाता है, यानी क्रमिक सेवानिवृत्त भी बोला जाता है, रोटेशनल सिस्टम बोला जाता है। तो देखा जाए राज्यसभा के बारे में बार बार बता रहे हैं, ये उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, परमानेंट हाउस बोला जाता है, ये कभी भंग नहीं होता। और इसके मेंबर का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिटायर होंगे, और मतलब कि रिक्तियों की वैकेंसी यहाँ पे भरते जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका चुनाव क्या होगा, इनडायरेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन से शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में विशेष रूप से प्राप्त। अब यहाँ पे बोला जा रहा है लोकसभा को कुछ मतलब ज़्यादा है कि राज्यसभा से। देखा जाए पावर तो इक्वल ही है, कहीं आपको राज्यसभा भारी है, कहीं लोकसभा भारी है। तो यहाँ पे लोकसभा के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो पहला है कि धन वित्त जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल केवल लोकसभा से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बात सही है। धन विधेयक के निस्तारण यानी डिस्पोजल अथवा संशोधन के संबंध में भी है, तो ये दूसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा, लोकसभा डोमिनेट करता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उत्तरदायित्व जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में भी यहाँ पे लोकसभा एक तरह से डोमिनेट रोल प्ले करता है। फोर्थ, देखा जाए अखिल भारतीय सेवाओं जो ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन क्रिएशन के संबंध में राज्यसभा का यहाँ पे ज़्यादा वेटेज रहता है, तो ये यहाँ पे लोकसभा के लिए नहीं हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड आपको थर्ड यहाँ पे बी आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आप कुछ डिस्कशन कर देते हैं, जैसे मनी बिल है तो आर्टिकल 110 के अंदर आता है, और धन विधेयक केवल लोकसभा के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा, और इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के एक मतलब कि कह सकते हैं प्रायर रिकमेंडेशन लेना आवश्यक होता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसे सर्टिफाइड करता है। मतलब कि कोई विधेयक धन है या नहीं है, कौन सर्टिफाइड करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। और राज्यसभा में देखा जाए ये अगर गया तो आपको 14 दिन तक रोक सकते हैं। फिर अगर केवल कुछ रिकमेंडेशन में मतलब रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल हो लोकसभा के द्वारा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। वो उसके रिकमेंडेशन को, सिफारिश को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अपना सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो ये वाली बात है मंत्री वाला, तो ये आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। इसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल दिया गया है। और यदि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वहीं देखा जाए अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें जो राज्यसभा से रिलेटेड है, तो ये देखा जाए 312 आर्टिकल से रिलेटेड है। और यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करता है कि राष्ट्रीय हित में जो नेशनल इंटरेस्ट में नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जाती है, तब पार्लियामेंट कानून बनाकर इस सेवा का सृजन करता है। ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अब वो कौन कौन से सेवा हैं, जैसे आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो IAS होता है, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, IPS हो गया, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो इस समय चल रहा है यानी कि भारतीय वन सेवा, ये यहीं पे प्रस्तुत। तो देखा जाए एक्सक्लूसिव पावर जो है लोकसभा का, ये मनी बिल पे है, धन विधेयक पर है,
और धन विधेयक पर अंतिम निर्णय भी है उसके पास, और मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व बनाना भी है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करना भी, ये भी क्या है, एक तरह से एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि लोकसभा की विशेष शक्तियाँ हैं। और सरकार गवर्नमेंट को पद से हटाने की भी है वहाँ पे। और जो राज्यसभा की विशेष पर शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रहित में स्टेट लिस्ट पर सदस्य संसद को कानून बनाने की अनुमति देना, जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 249 के अंदर आता है, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 312 यानी 312 ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। तो दो यहाँ पे आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्यसभा को एक तरह से विशेष करते हैं, आर्टिकल 249 और 312। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल में आपको इसमें 349 और 312 मतलब 249 और 312, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसे करना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है 31 में कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट देखा जाए सही है, ठीक। दूसरा, संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी, ये भी बात सही है। संसद मतलब राष्ट्रपति इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। आपको आर्टिकल 79 अब पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदन यानी कि 2 हाउस राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही बना होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या है, अभिन्न एक तरह से इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक। तो और लेकिन वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किसी का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन में। अब 32 नंबर के क्वेश्चन में है, एक वर्ष में कम से कम जो संसद की बैठक कितनी बार होना चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पे जो एक बैठक में जो समय अंतराल दिया गया है वो आपका 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक तरह से कहते हैं 2 सेशन के बीच, ऐसा लिखा हुआ 2 सेशन के बीच 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है, एक वर्ष में संसद की बैठक कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो होना ही चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अब देखा जाए ये आर्टिकल 85 में लिखा है, ठीक है। अब देखा जाए इसमें जनरली जो संसद के सत्र होते हैं 3 सेशन में बांटा गया है। जैसे एक बजट सेशन होता है, और बजट सेशन आपको पता है जनवरी और फरवरी में से लेके मई तक मतलब हो सकता है, जनवरी फरवरी से लेके मई तक। उसके बाद मानसून सेशन है। मानसून सेशन में क्या होगा कि ये जुलाई, अगस्त और सितंबर तक चलेगा। वहीं पर विंटर सेशन आएगा जो नवंबर और दिसंबर तक चलता है। तो 3 सेशन में बांटा गया, तो यहाँ पे ये आंसर तो बी हो गया, ठीक है। अब जैसे बजट सेशन है तो सबसे एक तरह से लॉन्गेस्ट सेशन बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा सेशन कौन होता है, बजट सेशन होता है। आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी से लेकर मई तक है, मतलब इसमें आम बजट प्रस्तुत वगैरह किया जाता है। मानसून सेशन देखा जाए इसमें अगस्त और सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच होता है, जुलाई से सितंबर कह सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो लेजिस्लेटिव बिजनेस अधिक मतलब होते हैं, यानी कि विधायी कार्य जो ज़्यादा होते हैं। वहीं देखा जाए विंटर सेशन में क्या होता है, ये नवंबर दिसंबर में होते हैं, और इसमें ज़्यादातर पेंडिंग बिल को देखा जाता है। जो पेंडिंग बिल है, जो
जो जुलाई से लेकर सितंबर तक पेंडिंग, उसमें ज़्यादा ये फोकस किया जाता है। तो इसी तरह से इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आपका 33 नंबर के क्वेश्चन। अब 33 नंबर के क्वेश्चन निम्नलिखित में से संसद जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों बोथ हाउसेस को की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष तो दोनों का मतलब ज्वाइंट सिटिंग का स्पीकर आप लोकसभा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 108 का है। 108 में दिया हुआ कि यदि किसी साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल के लिए ज्वाइंट सेशन होता है, पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद यानी कि डेडलॉक उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। और इसका जो प्रेसिडिंग होगा अध्यक्षता वो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। यदि लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित हों तो लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी ऑफ स्पीकर करेगा। यदि डिप्टी ऑफ स्पीकर एब्सेंट हो तो राज्यसभा के उपसभापति जो डिप्टी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए वो करेंगे। यदि तीनों उपलब्ध न हों तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य अपने बीच में से किसी सदस्य यानी कि प्रोसीडिंग ऑफिसर को चुन सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 108 में ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 34 नंबर का। इसमें देखा जा दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित इंक्लूड है। कौन राज्यों के विधायिका में यहाँ पे इंक्लूडेड है 34 में। तो इसमें देखा जाए हम लोग देख रहे हैं कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव एवं राज्यपाल गवर्नर, ऐसा तो नहीं, ठीक है। हम आंसर बता रहे हैं इसमें कौन कौन है, राज्यपाल गवर्नर, विधायक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद जहाँ होगा वहाँ का, ठीक है, हर जगह तो रहता नहीं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ये आर्टिकल आपका 168 से रिलेटेड है। और इसमें दिया है स्टेट में राज्यपाल और स्टेट लेजिस्लेटिव होगा। और इसमें देखा जाए मिलके यानी कि गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जिसे बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, जहाँ पे एग्जिस्ट करता है विधान परिषद वहाँ के। तो ये ऑप्शन देखा जाए 4 ही इसमें सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 35 नंबर का क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड दिया है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी कि जो राज्य विधानसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो आप इसे बताइए कि। तो इसमें देखा जाए ये जो दिया है 171 आर्टिकल में दिया गया है। और ये आर्टिकल क्या है इसे हम बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्य विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की संरचना, कंपोजिशन तथा सदस्य मेंबर के निर्वाचन, नामांकन जो इलेक्शन एंड नॉमिनेशन का प्रावधान दिया गया है, ये आर्टिकल किस में दिया गया, 171 में दिया गया है। तो ये आपको 171 ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें देखा जाए कि लिखा भी हुआ है कि इसमें जो टोटल मेंबर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सदस्य का मतलब 1/3 यहाँ पे से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, न्यूनतम जो संख्या होगा ये 40 होगा, जैसे जम्मू कश्मीर पूर्व में था, ये विशेष अलग अलग इसमें। तो इसमें आपको इलेक्शन मेंबर का अलग अलग ध्यान भी रखना है, जैसे 1/3 क्या होंगे लोकल बॉडी से होगा, 1/12 क्या होगा कि जो ग्रेजुएट वाले होंगे, 1/2 क्या होंगे कि टीचर वगैरह हो सकते हैं, 1/3 क्या होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले होंगे, और 1/6 क्या होंगे जो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ऐसा इसमें अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग आर्टिकल भी एक तरह से इसमें आ जाता है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
36 नंबर का। अब 36 नंबर के क्वेश्चन में राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो देखा जाए सबसे पहला यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, ये है, सही है। अब देखा जाए यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया, क्या ये सही है? ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा किन के मतलब निर्वाचन करने में भाग लेते हैं, तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तीसरा जो दिया है कि राज्यसभा के सदस्य मेंबर में, ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य मेंबर में भी रहता है। ठीक, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधानसभा के उसमें भी रहेंगे लेजिस्लेटिव, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं। ठीक है, अब राज्यसभा तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड सॉरी सेकंड नहीं होगा, जो ट्रिक लगा है फर्स्ट थर्ड, ये बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 37 नंबर का। 37 में भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम फर्स्ट महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन? उत्तर प्रदेश में। और ये कौन थी, इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि ये भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये सुचित्रा कृपलानी था। और ये मुख्यमंत्री रहीं 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। ठीक है, तो किसी भी राज्य में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों पावर का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें देखा जाए संविधान के अधीन या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं सबऑर्डिनेट के माध्यम से, इसी तरह से। और ये आपका आर्टिकल 74 क्या बताता है कि राष्ट्रपति सामान्यतः प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्ष वाले जो काउंसिल ऑफ मेंबर होते हैं उन्हीं के सहायता एवं सलाहकार पर ही कार्य करते हैं, मतलब एड एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और ये भी आपको आर्टिकल 54 में मिल जाएगा। और इसमें निर्वाचन में क्या होगा? जो दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे और फिर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर ही उसको चुनाव देंगे। और जो आप यूनियन टेरिटरी में जैसे राजधानी क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी, वहाँ के रहते हैं। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। अब 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलता है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों स्टेटमेंट पर विचार करें। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि उस भारत का जन्म नागरिक यानी कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल बॉर्न नहीं, मतलब सिटीजनशिप होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा उसे 35 ईयर की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए। उसे, ये तो सही है, उससे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, ये भी सही है। तो 2 और 3 भी दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 54 का ऊपर था और यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और इसके देखा जाए जानकारी में आपको 52 आर्टिकल में आपको दिया है कि राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में आपको दिया है कि मतलब कि वो यूनियन की कार्यशक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर होगा। और 54 में इलेक्शन की बात कहा गया। आर्टिकल 55 में क्या है? मेथड ऑफ इलेक्शन कैसा होगा। आर्टिकल 56 में क्या है? टर्म ऑफिस क्या होगा। आर्टिकल 58 में क्या है कि उसके मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए।
और यहाँ जो एक क्वेश्चन है आर्टिकल 58 से रिलेटेड है, आर्टिकल 58 से रिलेटेड है, ये आर्टिकल 58 से रिलेटेड है। और सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और 35 ईयर का होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और लाभ का कोई भी पद धारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बाद देखा जाए हम लोग अभी और क्वेश्चन करेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।